हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे से तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियोस में। ये था कि आपने पहले तो कहा था कि सचिन किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था अपनी एक्स के साथ में, तो फिर वो कहाँ से आया? तो मैंने क्या ऐसा दिखाया कि वो लोग फिजिकल हो रहे हैं? मैंने बस ये दिखाया कि वो लोग इंटीमेट तरीके से टच कर रहे थे एक दूसरे को, बट वो लोग इंटीमेट हुए, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो आप इतना मत सोचो, जो कुछ भी है वो आगे आपको स्टोरी में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में समझाऊँ। खैर, अभी हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि इतना लॉन्ग ना जाए। ज़्यादा लॉन्ग पार्ट भी आप लोग बोर हो जाओगे सुनकर। खैर, अभी चलो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को बिना टाइम गवाए। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब सब कुछ मैस्ड अप हो चुका था, ऑलमोस्ट मैस्ड अप हो चुका था, पर कुछ चीज़ थी जो कि सुधरने लगी थी। वो था यानली और जिशवान के बीच का वो रिलेशनशिप। यानली जिसने सचिन को अपने भाई के साथ देखा, और वो अब इस एक इंसिडेंट की वजह से मूव ऑन करने में उसे आसानी हो रही थी, इसलिए उसने उसी दिन अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया था, या कहीं अपने एक्स हस्बैंड को कॉल कर दिया था। उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है। एक कॉल पर ही वो उसी दिन वापस आ गया था। अमेरिका से चाइना वापस आने का सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन उसने बहुत ही पेशेंटली उस सफ़र को तय किया। वो चाइना वापस आता है, यानली से मिलता है और उसके साथ बैठ करके बातें करने लगता है। उसने यानली को बहुत मिस किया है। ऐसा नहीं था कि वो इतने सालों के बाद यानली से मिला है तो ऐसा लग रहा हो उसे कि वो एक अनजान शख्स से मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानली और जिशवान बचपन में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उनके बीच में एक वो वाला बॉन्ड था, पर शादी के बाद सब कुछ मेस्ड अप हो गया था। जिशवान था जो यानली से प्यार करता था, पर यानली नहीं करती थी। शायद यही एक वजह थी उनके रिश्ते में खटास और कड़वाहट भर जाने की, पर अभी सब कुछ एकदम नॉर्मल था। यानली जिशवान को एक्सेप्ट कर रही थी। यानली और जिशवान बैठकर घंटों तक बातें करते हैं। वो दोनों अपने बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं। जिशवान जो उससे बोलता है, तुम्हें याद है यानली, जब मेरी मॉम जिंदा थी और तुम्हारी मॉम थी, हम दोनों कैसे बच्चे दोनों लड़ते थे इस बात के लिए कि हम लोग किसके घर में रहेंगे। तुम्हारी जिद थी कि हम लोग तुम्हारे घर में रहेंगे, और मैं कहता था कि लड़कियां जाती हैं बेवकूफ़, तुम मेरे घर में रहोगी। यानली ये सुनती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसे बचपन की वो मेमोरीज याद आ गई थी। ऐसे जिशवान को यानली के साथ बिताए हुए कई सारे पल याद थे जो कि यानली को याद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे जिशवान बता रहा था तो यानली को भी याद आ रहा था, और अभी वो जेन्युइनली हैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि अब वो और सैड लुक में नहीं रहना चाहती है। जब सब लोग मूव ऑन कर रहे हैं, सब लोग खुश रह रहे हैं, तो वो क्यों खुश ना रहे? खुश रहना उसका हक है, और अगर इससे किसी और को दुख पहुंचता है तो इसमें यानली कुछ और नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपनी खुशी देखेगी, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी, और कुछ नहीं देखेगी। यानली इतना अपने मन में ठान चुकी है। दूसरी तरफ अब सुबह के 8 बजे, जहाँ पर सचिन जो अभी भी पीसफुली सो रहा है, लेकिन जियांग चेंग उसकी नींद अब टूटने लगी है, क्योंकि बाहर से जो धूप की किरणें उसके फेस पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। सचिन रात में कर्टन्स लगाना ही भूल गया था, और सचिन अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ कर सो रहा है। ये जियांग चेंग था जिसका फेस विंडो की तरफ था। अचेंग जो अपने फेस पर हाथ रखता है क्योंकि उसे अभी और सोना है, लेकिन ये धूप आने का बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। जियांग चेंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, मेरा सर क्यों इतना दुख रहा है? जियांग चेंग अपने सर में थोड़ा थोड़ा हिट करने लगा था, उसे अपने हाथ से रब करने लगा था क्योंकि उसका सर फटे जा रहा है। जियांग चेंग फिर अपने आसपास देखता है। ये तो उसका कमरा नहीं है, नहीं, ये तो बहुत अजीब जगह है, इस जगह को वो नहीं जानता है। जियांग चेंग अपने आसपास देखता है तो वो अपने पास में ही लेटे हुए इंसान को देखता है। उसका फेस देखकर उसे समझ आता है कि वो तो ना सचिन के घर पर है शायद, क्योंकि ये सचिन ही उसके पास लेटा हुआ है। तो जियांग चेंग वहीं वापस से लेट जाता है। उसका सर में अभी भी दर्द हो रहा है, उससे अब सोते नहीं बन रहा था क्योंकि उसका सर फटे जा रहा है। जियांग चेंग उठता है, उठकर सचिन के रूम में ही कोई मेडिसिन देखने लगता है, कहीं कुछ तो मिल जाए उसे, कुछ वो मेडिसिन उसे मिल जाए तो वो अपने दिमाग को थोड़ा आराम ही दे दे। जियांग चेंग को कुछ भी नहीं मिला। जियांग चेंग फिर नीचे आता है
जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि सोफे पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है। जियांग चेंग उनके पास जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। वो ओल्ड मैन जियांग चेंग की तरफ देखता है और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जियांग चेंग इस इंसान को बहुत अच्छे से जानता है, ये कहो सबसे अच्छे से जानता है। ये इंसान भी जियांग चेंग को बहुत ही अच्छे से जानता है। वो तो बस हैरान है कि जियांग चेंग यहाँ क्या कर रहा है। लान चेरेन जो कहता है अचिंग। जियांग चेंग जो कहता है शूशू आप यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग चेंग जो हैरान था, बुरी तरीके से हैरान था। अभी हम यहाँ से सीन कट करके देखते हैं कुछ देर बाद का, जहाँ पर जियांग चेंग हनी वाटर पी रहा है। वो कह रहा है अच्छा तो सिचेन आपका नेफ्यू है। हाँ यही तो मैं कहूँ, वो इतना ज़्यादा स्वीट क्यों है, वो आप पर जो गया है। जियांग चेंग ना लान चेरेन को मस्का लगा रहा था। लान चेरेन जिसने जियांग चेंग के सर पे हिट करते हुए कहा ज़्यादा मत बोलो, वैसे वो विभूषण तुम्हारा भाई है। जियांग चेंग जिसने कहा आप मिले हैं उससे। अरे हाँ पिछली बार तो वो यहाँ रहने आया था ना, आप मिले ही होंगे। लान चेरेन जिसने कहा मिला हूँ, बहुत प्यारा बच्चा है। कभी कभी मेरा मन करता है कि इन दोनों नेफ्यू की जगह मेरा वही होता है इकलौता, अकेला वो होता ना मेरे पास तो भी मैं खुश रहता। जियांग चेंग और लान चेरेन बैठ करके काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। काफ़ी कुछ वो एक दूसरे को बता रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्योंकि कई सालों के बाद दोनों मिल रहे हैं। तो जियांग चेंग जैसे हवाओं में उड़ रहा था, उसका इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइफ का जिसे लगभग उसने खो दिया था। उसे ऐसा लगा कि अब कभी ना वो लान चेरेन से नहीं मिल पाएगा, लेकिन अचानक वो उसके सामने आ गए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। कुछ टाइम बाद लान सेचेन जो ऊपर सीढ़ियों से उतर के आते हैं, वो थोड़े से परेशान हो गए थे कि जियांग चेंग ना उसके अंकल से ना मिल जाए, अगर मिला तो फिर पता नहीं क्या होगा, वो उसे यानली के बारे में ना बता दें। वो थोड़ा सा वरिड था क्योंकि अभी ना वो कुछ एक्शन लेना नहीं चाहता है। सेचेन के मन में यह है कि जो चल रहा है ना उसे चलने दो, वो अभी कुछ भी एक्शन लेकर ये सब कुछ ना मेस्ड अप नहीं करना चाहता। वो तो विंग को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता और जियांग चेंग के साथ उसने एक नई शुरुआत की है। वो अभी जियांग चेंग को भी कुछ नहीं बताना चाहता है, वो बस सही समय का वेट करेगा। अभी सेचेन बस अपने ही सवालों में उलझा हुआ है, वो कुछ नहीं समझ पा रहा है और ना ही वो कुछ समझना चाहता है। वो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे कि वो यानली से मिला ही नहीं है, वो यानली को जानता ही नहीं है। यानली उसके लिए सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड और उसके लिटिल ब्रदर विंग की बहन हो, ऐसे उसे ट्रीट करेगा। सेचेन अपने मन में सोच चुका है, क्योंकि जब यानली इतनी आगे बढ़ सकती है तो वो क्यों नहीं, उसे भी आगे बढ़ना चाहिए। सेचेन जो सीढ़ियों से उतर रहा था तो वो आवाज़ें सुनता है हंसने की, बोलने की। तो वो नीचे आता है और देखता है कि आचिंग कितने हंस करके उसके अंकल से बात कर रहा है। सेचेन जो आता है और कहता है शूशू। लान चेरेन जो सेचेन की तरफ देखता है और कहता है तुम आ गए। एक बात तो मैं तुमसे बिल्कुल खुश हूँ, तुमने अपना दोस्त भी बहुत अच्छा चुना है और मेरे लिए जो बेटा चुना है वो भी बहुत अच्छा है। वो विंग की बात कर रहे थे, बेटे की जगह पर, दोस्त की जगह पर जियांग चेंग की। जियांग चेंग कहता है अरे शूशू नहीं मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, एक्चुअली हम दोनों डेट कर रहे हैं। सेचेन जो पहले ही अपने अंकल को बता चुका है ये बात, पर उसके अंकल शायद कंफर्म करना चाहते थे जियांग चेंग से। अंकल चेरेन जिन्होंने कहा अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, उसने बताया था मुझे तुम दोनों डेट कर रहे हो। जियांग चेंग जिसने स्माइल किया, वो भी स्माइल कर रहे थे। ये माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा था कि कामिंग हो, रिलैक्सिंग हो, जिसमें सेचेन को अच्छा लग रहा था। सेचेन आज जो ना ऐसा था कि अब वो भूल चुका है सारी चीज़ें। वो एक माफिया डॉन था, क्या था, सब कुछ भाड़ में जाए, वो भी अपनी फैमिली के साथ खुश है। सेचेन जो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और लान चेरेन के लैब में अपना सर रख लेता है। चेरेन को थोड़ा हैरानी होती है तो वो कहता है सेचेन क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। सेचेन जिसने अपने अंकल को हक कर लिया, अपने अंकल को हक करते हुए उसने कहा मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में ही वो खालीपन या कहो वो सैडनेस झलक रही थी। जियांग चेंग जो खुद भी वहाँ आ गया, उसने कहा क्या हुआ है सेचेन, तुम थोड़ा सैड लग रहे हो, क्या मैंने कुछ किया है। सेचेन जिसने अपना सर तुरंत ना में हिलाया, उसने कहा नहीं तुमने कुछ नहीं किया है, बस यूँ ही मैं यूँ ही सैड हूँ। दरअसल शूशू मैंने आपको बताया था ना मेरी लवर के बारे में। आचिंग तुम्हें भी मैंने बताया था ना मेरी लवर के बारे में। जियांग चेंग ये सुनता है तो उसका मन खट्टा हो जाता है कि अब सेचेन उसके बारे में क्यों बात कर रहा है। जियांग चेंग जिसने कहा सेचेन जिसने फिर आगे कहा मैं उससे इतने सालों के बाद कल मिला था। बेचारा जियांग चेंग जिसके दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे, फिर भी उसने अपने आप को संभाला। वो इमोशनल इंसान नहीं है, जियांग चेंग खुद को समझा रहा था।
और लान चेरन जिसने सचिन का हाथ पकड़ा कि नहीं कुछ मत बोलो, लेकिन सचिन जिसने कहा मैंने उसे कल उसके 10 साल के बेटे के साथ देखा, वो मूव ऑन कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, अपनी लाइफ में खुश है। उसने अपने हस्बैंड के बारे में भी बात की कि उसका हस्बैंड उसे बहुत खुश रखता है। मैं खुश हूँ उसके लिए। बस मैं अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं पीछे नहीं रहना चाहता, पुरानी बातों को मैं भूल जाना चाहता हूँ। वो सचिन जो था ना, वो दोनों की तरफ देख रहा था, जियांग चेंग की तरफ भी और अंकल चिरेन की तरफ भी। वो दोनों ही सचिन को समझ रहे हैं। अंकल चिरेन जिन्होंने सचिन के सर पर हाथ फेरा और जियांग चेंग जिसने सचिन के हाथ पर हाथ रखा कि नहीं वो दोनों उसके साथ हैं। यहाँ से हम हमारा सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग का। विंग जो कि बहुत ही आराम से सो रहा था जब तक कि उसे कुछ अजीब महसूस नहीं होता है कि कोई उसे जकड़ के सो रहा है, इतने ज़्यादा जकड़ कर कि विंग हिल भी नहीं पा रहा है। विंग जो एकदम हिलने लगता है अब ज़ोर ज़ोर से। आधी नींद में था विंग, लेकिन अभी भी वो हिल रहा था। पर विंग जो छूट ही नहीं पा रहा था, तो वो ना कोहनी मार देता है उस इंसान को और वो इंसान बेड से नीचे धड़ाम गिरता है। वो कहता है आउच जिनलिंग, क्या है तुम्हें? विंग जो उठकर बैठ जाता है, उसने कहा तुम कौन हो? वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। मो शेन्यू जिसने विंग की तरफ देखकर कहा एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? विंग जिसने कहा ये मुझे पूछना चाहिए, मेरी जेजे के घर में तुम क्या कर रहे हो? मो शेन्यू जब सुनता है ना जेजे, तो वो कहता है यानली जेजे तुम्हारी जेजे है, ओके ओके ओके, तुम शाओजे के ब्रदर हो, मैं समझ गया। जब विंग सुनता है शाओजे, तो वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मो शेन्यू अपने कंधे उचकाते हुए कहता है मो शेन्यू है। विंग कहता है मो शेन्यू। विंग ना उठकर एकदम धड़ाम से नीचे बैठ गया था। मो शेन्यू जिसने कहा अरे 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 तुम्हारे घुटने में चोट लग जाएगी, ऐसे मत गिरो। विंग जिसने कहा छोड़ो छोड़ो। ओह माय गॉड, तुम मो शेन्यू हो ना? हाँ, मेरी सच्ची हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। वो बोलती है इस पूरे जिन मेंशन में अगर कोई एक इंसान था जिसने उनका ख्याल रखा तो वो तुम थे। ऐसा बोलकर विंग उसके चीक्स को ना एकदम पिंच करने लगता है। मो शेन्यू जिसने विंग के हाथों को हटाया और कहा हे डोंट डू दैट, मैं तुमसे बड़ा हूँ उम्र में, ठीक है, तो ऐसे हरकतें मत करो मेरे साथ। विंग जिसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, देखो हमारी हाइट भी एक जैसी है, तुम कितने क्यूट दिखते हो। विंग ना उसे क्यूट बुला रहा था, मो शेन्यू को ये पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा देखो प्लीज़ थोड़ी दूरी बना के रखो, मैं क्यूट व्यूट नहीं हूँ, हाँ मैं बहुत मैच्योर इंसान हूँ। जिनलिंग कहाँ है? मैंने सोचा था जिनलिंग कमरा है, इसलिए मैं यहाँ गया। मुझे पता होता कि तुम सो रहे हो तो मैं कभी तुम्हें हक करके नहीं सोता। विंग जिसने कहा कोई बात नहीं, सब चलता है, वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स हैं। आगे अपना विंग हाथ बढ़ा देता है। मो शेन्यू पहले तो विंग के फेस की तरफ देखता है जो कितना क्यूट लग रहा था ना। मो शेन्यू का दिल एकदम फट के बाहर आने को था, तो उसने बस हाथ मिला लिया। उसने कहा दोस्त। मो शेन्यू थोड़ी सी स्माइल करता है, उसके चिक्स ना थोड़े से पिंक हो गए थे। विंग जिसने मो शेन्यू के चिक्स को पिंच किया और कहा ओ गॉड तुम तो शर्मा भी रहे हो। मो शेन्यू जिसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेल तुम भी बहुत क्यूट हो। विंग जिसने कहा वो तो मैं हूँ, सब लोग यही कहते हैं मुझसे। विंग और मो शेन्यू उठ करके सुबह से ही बातें करने लगे थे। विंग ने मो शेन्यू को अपनी बातों में उलझा लिया था। विंग बहुत एक्साइटेड था मो शेन्यू से मिलकर, क्योंकि यानली मो शेन्यू की बहुत तारीफ़ करती है। और होता है ना जब आपके सामने कोई किसी इंसान की तारीफ़ कर दे, वो भी वो इंसान जिसे आप बहुत मानते हो, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, तो आपकी एक्साइटमेंट 7वें लेवल पर होती है, 7वें आसमान पर होती है उससे मिलने के बाद कि यार इसके बारे में ना मैंने बहुत सुना है, तो ये कैसा इंसान होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। वैसा ही विंग के साथ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यानली जो अब जिन जुशवान से कहती है मैं देख कर आती हूँ वी क्यों नहीं उठा है, तुमसे मिलकर वी को अच्छा लगेगा। यानली स्माइल कर रही थी। जिन जुशवान जिसने कहा ठीक है। जिन जुशवान अभी भी वहीं बैठा हुआ था बेचारा, सुबह 5:30 से लेकर के अभी तक सुबह के 9 बजे तक वो वहीं बैठा हुआ है एक जगह पर। यानली जो विंग के कमरे में जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि विंग है ना पहले से उठा है। विंग और मो शेन्यू दोनों फ्लोर पर बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब दोनों देखते हैं कि रूम का दरवाज़ा खुला है तो वो देखते हैं कि वहाँ यानली है। विंग बोलता है जे, मो शेन्यू बोलता है शाओजिए। वो दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों हंसने लगते हैं। यानली उन दोनों के पास आती है, उन दोनों के सर को रफल करती है और कहती है उठ गए दोनों? मो शेन्यू जो कहता है हाँ शाओजिए आप। मो शेन्यू कुछ बोलना चाहता था पर बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। यानली इसने कहा बोलो। मो शेन्यू जिसने कहा मैंने आपको बहुत मिस किया, अब आप कभी अलग तो नहीं होगे ना? अगर आप अलग भी हो ना ब्रदर से तो मुझे अलग मत करना।
मैं आपके बिना नहीं रह पाता। आप में मुझे मेरी माँ दिखती है, आप बिल्कुल मेरी माँ की जैसे हो। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ो। विंग जिसने यानली की तरफ देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जिजे मेरे साथ रहेगी। ऐसा बोलकर ना विंग ने अपनी बहन को अक्कड़ लिया। मो शेन्यू जो कि यानली से उम्र में छोटा है और यानली ने ना उसे बचपन से देखा है, तो मो शेन्यू को मदरली फीलिंग आती है यानली से। मो शेन्यू भी यानली को अक्कड़ लेता और बोलता है, नहीं ये मेरी शाओजी है। वो दोनों एक दूसरे दोनों ना चिपक गए थे यानली से। यानली हंस रही थी। उसने कहा, ठीक है तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। सुनो, जिशवान नीचे वेट कर रहा है। विंग तुम्हें मिला नहीं है अपने ब्रदर इन लॉ से। विंग जिसने कहा, क्या ब्रदर इन लॉ? विंग हैरान था क्योंकि उसे जहाँ तक पता है कि यानली ने तो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था। जिशवान यहाँ कैसे आया? विंग हैरान था। उसने कहा, ब्रदर इन लॉ वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो यूएस में थे ना। यानली ने कहा, क्यों आ नहीं सकते? खैर जल्दी से रेडी हो जाओ। शेन्यू चलो, तुम जिनली के कमरे में चलो। आलिंग के कमरे में जा करके तुम रेडी हो जाना। तुम्हारे लिए मैंने कुछ कपड़े भी मंगा लिए थे, ठीक है? चलो। वो जिशवान को अपने साथ मो शेन्यू को अपने साथ ले जाती है और विंग से कहती है, जल्दी रेडी कराओ। विंग खुद भी रिफ्रेशन अप होता है, जल्दी जल्दी रेडी होता है। भागते हुए वो लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो गिरने वाला था पर गिरते गिरते वो बच गया, क्योंकि जब उसका पैर फिसला और वो उसे लगा कि अब तो बस वो गया, उसका सर फूटेगा या फिर उसका नाक टूटेगा, पर उससे पहले किसी ने उसे संभाल लिया था। जब विंग अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो मो शेन्यू था। शेन्यू जिसने कहा, देख के चला करो बच्चे। विंग जिसने कहा, हे बच्चा कैसे कहा? मैं तुम्हारी उम्र का हूँ। मो शेन्यू जिसने कहा, कितनी एज है तुम्हारी? विंग जिसने कहा, मैं पूरे 20 साल का हूँ। मो शेन्यू जिसने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम बच्चे ही हो, मैं 24 साल का हूँ। विंग जो मुंह बनाने लगा। विंग ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? पर बेचारा मो शेन्यू इस क्यूटनेस पे ना मरा जा रहा था। उसके चिक्स फिर से रेड हो गए थे। विंग जिसने कहा, तुम कितना शर्माते हो जेजे जेजे जेजे। वो ना अपनी बहन के पास जा रहा था ये बताने के लिए, और मो शेन्यू से पकड़ रहा था। इस पकड़म पकड़ाई में ना वो दोनों गिर जाते हैं। वो दोनों इस पोजीशन में गिरे थे कि मो शेन्यू नीचे था और विंग उसके ऊपर। वो दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। मतलब यहाँ तो कुछ और ही चालू हो गया है गाइस। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे कि बस खो जाएंगे। तभी वहाँ यानली आती है और वो कफ करते हुए कहती, ये तो देख लो, मैं भी यही हूँ। मो शेन्यू और विंग दोनों अपनी सिस्टर की तरफ देखते हैं। अभी है हम मो शेन्यू के लिए भी सिस्टर वर्ड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग वर्ड यूज़ करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। विंग जो कहता है, जे वो उठ के बैठ जाता है। मो शेन्यू भी उठकर बैठ जाता है। वहीं पर जिशवान था जो वहाँ आता है और कहता है, शेन्यू ये क्या हरकत है? तुम्हें विंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग इसने कहा, नहीं, उसकी गलती नहीं है ब्रदर इन लॉ, गलती मेरी है। मैं भागते हुए आ रहा था और सीढ़ियों से मैं फिसल गया, उसने तो मुझे बचाया और फिर हम दोनों गिर गए। विंग अब हंस रहा था और शेन्यू बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रहा था। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। खैर शेन्यू बेचारा उठता है, बैठता है। फिर वो लोग अब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे, जहाँ पर जिनलिंग भी आ चुका था। जिनलिंग जो अपने डैड से मिलकर बहुत खुश था, वो तो चिपका हुआ था जिशवान से। वो जिशवान के बिल्कुल पास बैठा था। यानली जिशवान के एक साइड बैठी थी, दूसरी साइड जिनलिंग बैठा था। बेचारा जिशवान बीच में बैठा था। विंग और मो शेन्यू एक साथ बैठे थे। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। जिशवान जिसने जिनलिंग की तरफ देखकर कहा, आलिंग क्या हुआ है? आलिंग जो बिल्कुल रोने की सूरत में आकर उसने कहा, बाबा मैंने आपको बहुत मिस किया। आप जाओगी नहीं ना? मामा अब बाबा नहीं जाएंगे ना? यानली ने कहा, कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो कहीं जाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। यानली बहुत कामिंगली बातें कर रही थी। जिशवान को ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसका मन कर रहा था कि वो यानली को ना फिर से एकदम टाइटली हग कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। यानली जिसने नीचे से ही, मतलब टेबल के नीचे से जिशवान के हाथ पे हाथ रख दिया। जिशवान को तो 440 वोल्ट का झटका लगा था। वो उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांप गई थी। वो अपनी आंखें खोलकर हैरान भरी आंखों से यानली को देख रहा था। यानली जो अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो अपने चॉपस्टिक से वो अपना नूडल्स खा रही थी और हल्का हल्का स्माइल कर रही थी। उसके ईयर्स भी ना थोड़े थोड़े से पिंकिश थे। जिशवान जब ये देखता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अब बेचारे को अपना उल्टे हाथ से खाना खाना पड़ता है। ये जिनलिंग जो पूछता है, बाबा आप अपने उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहे हो? बेचारा जिशवान अब क्या बोले। विंग जो खुद भी देखता है, मो शेन्यू भी देखता है। विंग इसने खुद पूछा, क्या हुआ ब्रदर इन लॉ?
आप उल्टा से खाना क्यों खा रहे हो? आपके राइट हैंड में चोट लगी है क्या? लेकिन वो शनु जो कोहनी मार देता है विंग को, और विंग को अपने पास खींचता है, उसके कान में विस्पर करते हुए बोलता है, टेबल के नीचे अगर हाथ किसी ने पकड़ा हो तो कोई कैसे दूसरा से खाना खा सकता है? विंग को कुछ समझ नहीं आया तो वो बस एक बार वो शनु की तरफ देखता है। शनु फिर विंग के कान के अपने पास खींचता है और बोलता है, शाह जी ने पकड़ा है। विंग जो इतना खुश हो जाता है ना अचानक से, वो बस अपनी बहन की तरफ देखता है। उसकी बहन जो अभी भी सब कुछ इग्नोर कर रही थी, वो बस अपना खाना खा रही थी। और जिनलिंग भी जो थोड़ा कुछ समझ गया था, वो बच्चा नहीं है इतना ज़्यादा भी, वो भी समझ गया था, तो वो चुप था बिल्कुल। यहाँ से स्वीट मूवमेंट चलता हुआ जा रहा था। जगह हम देखते हैं जहाँ पर बेचारा शुयांग और सोंगलान दोनों रात भर से नहीं सोए थे वांग जी के चक्कर में। वांग जी जो सुबह उठता है और उठ करके वो अपना सर पकड़ लेता है। उसे इतना ज़्यादा हेडेक आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वो एक एल्कोहलिक है, वो हमेशा बहुत ड्रिंक करता है और कभी भी उसके ऊपर ना नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है। शुयांग जो वांग जी को ना हनी वाटर देता है, उसको मेडिसिन भी देता है हेडेक की। वांग जी उन मेडिसिन को लेता और कहता है, क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आया कल? शुयांग जो कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारा उस बनी बेबी से ना झगड़ा हो गया था, इसके बाद तुम यहाँ आ गए। उस एंजल बॉय ने तुम्हें इतना परेशान किया कि तुमने बहुत सारा ड्रिंक किया और तुम यहाँ पर टल्ली होकर पड़े रहे और हम दोनों को रात भर परेशान किया। उसने सोंगलान की तरफ देखा और कहा, बेचारा सोंगलान, आज तो मुझे सोंगलान पर भी दया आ रही है। वांग जी हैरान था ये सुनकर, क्योंकि अगर शुयांग बोल रहा है कि उसे सोंगलान पर दया आ रही है, इसका मतलब वांग जी ने कुछ बड़ा कांड किया है। सोंगलान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है वांग जी, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम बस ड्रंक थे और ड्रंक होकर के यहीं सो गए थे, हम लोग भी यहीं सोए थे। पर वांग जी देख सकता था दोनों की आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल, जिसका मतलब वो रात भर नहीं सोए थे, उनकी आंखें भी लाल हो रखी थी। वांग जी से थोड़ा सा तो गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन वो कुछ देर के लिए था। वांग जी के अंदर फीलिंग्स आ सकती है कि किसी और के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है, ठीक है, वेल विंग कहाँ है? सोंगलान जो कहता है, तुमने तो कल कहा था कि तुम मुझसे अब मिलोगे भी नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह से डांटा है, उसने तुमसे बहुत कुछ गलत सलत कहा, जिसकी वजह से तुम अब उससे कभी नहीं मिलोगे। बेचारा सोंगलान तो यही सोच रहा था कि वांग जी ना खुद से ही विड्रॉ करने वाला है। वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा कहा था? मैंने नशे में कहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन दो। वांग जी अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। कुछ टाइम में उसे अपना फ़ोन मिलता है तो वो ना विंग को मैसेज करता है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। और वो ऐसे सॉरी के ना 100 मैसेजेस टाइप करता है विंग के लिए और भेज देता है। दूसरा विंग जो अभी अपने कमरे में था, अभी ना वो कॉलेज जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना उसे, वो अभी बस घर पे रहना चाहता है। विंग जिसने देखा कि उसका फ़ोन बार बार टुनटुनाया जा रहा है, विंग अपने फ़ोन को उठाता है और देखता है कि वहाँ पे ना लंजा के मैसेजेस हैं, वो भी कितने सारे। विंग याद करता है कि कल रात उसने लंजा को ब्लॉक नहीं किया था, उसे करना चाहिए था। लेकिन जब विंग देखता है कि लंजा इतने सारे सॉरी के मैसेजेस भेज रहा है, सॉरी के मैसेजेस आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। विंग जिसने उसके मैसेज को खोला ना, तब वहाँ पे 100 अनरीड मैसेजेस थे। इसके बाद भी मैसेज आ ही जा रहे थे सॉरी के। उसमें वांग जी लिखे जा रहा था, आई एम सॉरी, आई एम गिल्टी, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इतने सारी सॉरी के मैसेजेस थे। विंग जिसने कहा, वेट। तब जाके वांग जी तो 5 सॉरी के मैसेज और भेज देता है वेट के बाद भी, और फिर रुक जाता है। शायद ऐसा था कि वांग जी फ्लो में था। विंग जो हंस पड़ा इस बात पर, ये इंसान कैसा है। खैर, जितना कोल्ड ये दिखता है उतना कोल्ड है नहीं, विंग ये अपने मन में कहता है। विंग जो बोलता है, मैं माफ़ नहीं कर सकता, मुझे झूठ से नफरत है। वांग जी जो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। प्लीज़ एक लास्ट टाइम मुझसे मिल लो, इसके बाद अगर तुम मुझसे दोबारा कभी ना मिलना चाहो तो मैं नहीं मिलूँगा। वांग जी जो मैसेज टाइप नहीं कर रहा था, उसने सोंगलान को दिया था अपना मोबाइल, उसने कहा था, इसे मनाओ। मुझे नहीं पता है कि कैसे मनाते हैं इंसानों को, तुम देखो कैसे मनाना है। तो सोंगलान था जो ये सब कर रहा था। वांग जी बस हैरान होकर देख रहा था। उसने कहा, इतना कुछ मत करो, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? सोंगलान जी ने कहा, या तो रेपुटेशन बचाओ या फिर बंदा बचाओ। वांग जी ने कहा, ठीक है। वो बस देख रहा था कि सोंगलान क्या क्या मैसेज कर रहा है। वांग जी बोलता है, हे, मैं उसका पीछे नहीं छोड़ने वाला, तुमने ये क्या लिखा है? सोंगलान जो कहता है, चुप रहो तुम, और मीटिंग पे भी ना मैं जो कहूँगा वो बात करना। विंग जिसने वहाँ से मैसेज किया, नहीं। इधर सोंगलान मैसेज करता है, प्लीज़ मिल लो एक बार, लास्ट टाइम, वन लास्ट टाइम, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मेरा ओपिनियन शेयर करने का मौका तो मिलना चाहिए, कम से कम एक बार सुन ही लो। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, मेरा इकलौता दोस्त तुम ही हो। मेरे भाई ने तुम्हें बताया होगा
कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता हूँ, तो कम से कम तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, तुम ही मेरी बात सुन लो। अगर तुम भी चले गए तो मैं हार्टलेस हो जाऊँगा, मेरे अंदर भावनाएं ही नहीं बचेंगी, फीलिंगलेस हो जाऊँगा। सॉन्गलाइन बस लिखे जा रहा था और वांग जी उसे देख रहा था कि क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सॉन्गलाइन आखिर में क्या लिखता है, वो लिखता है अगर तुम नहीं आए तो मैं जहर खा लूँगा। बेचारा वांग जी जो देख रहा था सॉन्गलाइन की तरफ, उसने कहा कि क्या लिखा है तुमने, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सॉन्गलाइन जिसने कहा तुम चुप रहो। विंग जिसने कहा ये खोखली धमकियाँ मत दो, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर सॉन्गलाइन लिखता है ठीक है तुम मत आना तो, और तुम्हें नेक्स्ट डे मेरे मरने की न्यूज़ चैनल में मिल जाएगी, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसने एक एड्रेस दिया एक पार्क का और बोला कि मैं वहाँ तुम्हारा पॉइजन की बोतल के साथ में इंतज़ार करूँगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं उसे पी लूँगा और आना तुम्हें शाम के 5 बजे है। ऐसा बोलकर ना मतलब वो मैसेजेस बंद हो गए थे। विंग ने कहा मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया वांग जी की तरफ से। वांग जी ने कहा उससे बोलो मत आना, मैं नहीं पीने वाला कोई जहर बैर। सॉन्गलाइन जो कहता है तुम चुप रहो। सॉन्गलाइन जो फ़ोन रख देता है साइड में, उसने वांग जी को फ़ोन से हाथ भी नहीं लगाने दिया कि वांग जी कुछ गड़बड़ ना कर दे। और सॉन्गलाइन जिसने कहा एक पॉइजन की बोतल लेकर आओ। लिटरली उसने पॉइजन की बोतल मंगाई। उसने कहा वांग जी से कि इसे लेकर के तुम शाम के 5 बजे उसी पार्क में जाकर बैठोगे और विंग आ जाए ना तो उसके सामने ऐसा दिखाना तुम पॉइजन पीने वाले हो, और अगर तुम्हें लगे कि विंग वहाँ से जाने वाला है तो पी लेना इसे। वांग जी ने कहा और अगर वो नहीं आया तो? सॉन्गलाइन जिसने कहा तो पी लेना इसे, कम से कम तुम्हें अपने भाई की सिंपैथी तो महसूस हो जाएगी। बेचारा वांग जी तो बिल्कुल परेशान हो गया था क्योंकि शुयांग और सॉन्गलाइन उसके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने पॉइजन की बोतल भी मंगा दी और वांग जी को जबरदस्ती रेडी भी कराया। मतलब वांग जी सोच रहा है कि मैं माफिया किंग हूँ भाई, तुम मुझसे डरो, मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ। पर वांग जी के मन में कहीं ना कहीं था कि अगर विंग आया तो। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, एक छोटी सी होप थी, क्योंकि उसे पता है वो ना विंग को पसंद करने लगा है। प्यार नहीं बल्कि पसंद करता है। पहली बार उसे किसी के लिए कुछ फील हो रहा है तो वांग जी ना इस चीज़ को जाने नहीं देना चाहता है। खैर लेकिन अभी वो इतना रिस्क नहीं लेगा, वो अपनी जान नहीं दे सकता किसी के लिए, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। उसकी जान उसके लिए बहुत प्यारी है। तो वांग जी बोलता है देखो अगर वो आया तो मैं इसे अपने मुंह तक लेके जाऊंगा पर एक बूंद भी अपने गले के अंदर नहीं जाने दूंगा, और अगर वो नहीं आता है तो मैं इस बॉटल को वहीं फोड़ के आ जाऊंगा, मैं नहीं पीने वाला, बाकी तुम लोग जानो। वांग जी ऐसा बोल देता है और वह सब रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ बेचारा विंग जो परेशान था वो तो इन बातों को सीरियस ले चुका था। विंग जो अपने कमरे में चक्कर काट रहा था, उसकी ना दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। विंग को लग रहा था कि उसकी वजह से एक इंसान मर जाएगा। विंग ना मतलब सोच भी नहीं सकता है कि अगर उस इंसान ने सच में जहर पी लिया तो, वो भी विंग से एक आखिरी मीटिंग की वजह से। लेकिन विंग जाना भी नहीं चाहता है। विंग को ना झूठ से नफरत है, बहुत नफरत है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी से ना बड़े बड़े झूठ नहीं बोले हैं। वो अपने भाई से झूठ बोलता है छोटे छोटे, लेकिन ऐसे नहीं कि जिससे उसे या उसके भाई को कोई नुकसान हो। पर जो झूठ वांग जी ने बोला उससे विंग की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, विंग के इमोशंस हर्ट हुए हैं, उसके भाई के इमोशंस हर्ट हुए हैं। हालांकि इसमें विंग वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, पर अभी विंग थोड़ा इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल है, तो वो बस ऐसा ही है। खैर अभी वहाँ पर मो शेन्यू था जो डोर पर नॉक करता है। विंग बाहर देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग का उतरा हुआ फेस देखकर और जो वो इतना रूडली बात कर रहा है वो सुनकर ना मो शेन्यू बोलता है क्या हुआ, क्या अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया तुम्हारा? विंग जिसने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ बस मैं थोड़ा परेशान हूँ। मो शेन्यू जिसने कहा क्यों, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। विंग जिसने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो समझ सकते हो, तुम मेरी एज के हो। बाकी मुझे नहीं लगता मेरी जेजे वगैरह ये समझेंगे, वो मुझे सजेशन दे सकती है पर मैं उन्हें टेंशन में नहीं डालना चाहता एक्चुअली। ऐसा बोलकर विंग जो अपने फ़ोन को आगे कर देता है। मो शेन्यू विंग का फ़ोन लेता है और सारे मैसेज को रीड करने लगता है। मो शेन्यू जो हंसने लगता है उसने कहा क्या पब्लिसिटी स्टंट है? विंग जिसने कहा पब्लिसिटी स्टंट मतलब? ये तो सिर्फ उसने मुझे बताया है। मो शेन्यू जो कहता है हाँ मेरा मतलब बस वो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है, आई गेस वो तुम्हें पसंद करता है। विंग जिसने हैरान होते हुए कहा क्या क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मो शेन्यू जिसने कहा क्यों, क्या तुम्हें ये नॉर्मल नहीं लगता? अरे हाँ ये अमेरिका नहीं है, एक्चुअली अमेरिका में ना बॉयज़ का लव बहुत कॉमन है। विंग जिसने कहा हेलो
मुझे बॉयज़ क्लब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भाई खुद ऑलरेडी एक लड़की को डेट कर रहा है जिसके बारे में मेरे भाई को मैंने ही सजेशन दिया था, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे नहीं लगता ये मुझे पसंद करता है। I mean, मेरे अंदर ऐसा क्या है? मोशेन्यू जिसने विंग की तरफ देखकर कहा बहुत कुछ। विंग जो मोशेन्यू को देख रहा था उसने कहा मतलब? मोशेन्यू जिसने कहा ऑल राइट, तुम्हें इससे पीछे छुड़ाना है, बात ये है ना? विंग जिसने कहा हाँ पीछे ही छुड़ाना है, ये इंसान झूठा है और मुझे झूठे लोग पसंद नहीं हैं। मोशेन्यू जिसने कहा कि झूठा कैसे है? विंग जिसने ना फिर पूरी बात बता दी। मोशेन्यू हंसने लगा, उसने कहा मैं पूरे तरीके से बैट लगा के कह सकता हूँ ये तुम्हें पसंद करता है। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं करता तो इतना बड़ा ड्रामा करता ही नहीं। और अभी जो ये जहर वाली बात है ना, मुझे लगता है सच में पी लेगा, क्योंकि सच में ये तुम्हें पसंद करने लगा है। आई गेस ये तुमसे प्यार करने लगा है। विंग जिसने कहा क्या बकवास है, ऐसा नहीं है। लेकिन विंग ना अपने मन में डर रहा था कि क्या पता लंजा ने अगर जहर पी लिया तो, उसने पॉइजन पी लिया तो क्या होगा, लंजा तो मर जाएगा। फिर विंग क्या करेगा? वो अपने सिचनका को क्या जवाब देगा? विंग ना एकदम डर गया था। मोशेन्यू जो विंग का मजाक उड़ा रहा था, विंग जिसने कहा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मोशेन्यू जिसने कहा नहीं, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? और हम ना जा करके उसे ऐसा दिखाएंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और अगर उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स होती हैं तो वो वहीं पर दब जाएंगे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि तुम ऑलरेडी कमिटेड हो। लेकिन विंग मना कर देता है, पर मोशेन्यू उस पर जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, वो विंग के साथ जाएगा, क्योंकि अगर ये इंसान पॉइजन पी सकता है तो ये विंग को पॉइजन पिला भी सकता है। मोशेन्यू ना विंग को डरा देता है कि अगर विंग अकेला गया तो एक काम करेगा, ये जो लंजा है ना, ये या तो खुद मर जाएगा या फिर विंग को मार देगा। तो बेचारा विंग डर जाता है इस बार। तो वो कहता है ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मतलब तुम मेरे साथ चलना। वैसे कितना बड़ा हंगामा हो चुका है ये, मैं तो परेशान हूँ, मैं सिचनका को क्या कहूँगा? मोशेन्यू जो कहता है कुछ मत कहना, वो नहीं मरेगा, हम जब जाएंगे तो हम उसका पॉइजन उससे छुड़ा करके फेंक देंगे और फिर वो पी ही नहीं पाएगा, और अगर फिर भी वो ऐसा कुछ नौटंकी करता है तो उसके भाई को बता देना। विंग जिसने कहा यही सही रहेगा, क्या मैं सिचनका को पहले ही बता दूँ? मोशेन्यू जिसने कहा नहीं अभी मत बताओ, पहले हम जाके देखते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो ठीक है, और कुछ हो गया तो हम बता देंगे, क्योंकि अगर हमने अभी बताया तो हो सकता है वो पहले ही पिट जाए, और फिर हो सकता है कि वो उस वजह से कि वो अपने भाई से इंसल्टेड फील करे, इसलिए वो जहर पी ले। तुम इसे मिलकर समझाना तो शायद वो समझ जाए। विंग जिसने कहा कि हाँ यही सही रहेगा। हम देखते हैं अब सोंगलान और शुयांग का सीन, जहाँ पर सोंगलान और शुयांग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। सोंगलान जिसने टेबल पर हाथ मारा और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? शुयांग जिसने कहा हिम्मत की क्या बात करते हो तुम, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं जो चाहे करूं, इवन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सोंगलान जिसने कहा तुम चीज़ क्या हो, तुम ऑलरेडी उससे मैरिज कर चुके हो। शुयांग जिसने कहा हाँ, लेकिन अब मैं सबके सामने करना चाहता हूँ, किसी को ज़्यादा पता नहीं है कि मैं मैरिड हूँ, मुझे सबको बताना है। सोंगलान जिसने कहा मैं नहीं चाहता मेरे भाई पर इतनी सी भी आँच आए, सो तुम नहीं बताओगे किसी को भी। शुयांग बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं वो बताएगा, पर सोंगलान मान ही नहीं रहा था। शुयांग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था अभी, क्योंकि जब तक वो सबके सामने शादी नहीं करेगा सोंगलान शिनचैन को उसके साथ नहीं रहने देगा। और शिनचैन अभी सोंगलान के साथ रहता है, शुयांग को है कि शिनचैन उसके साथ रहे। सोंगलान को फाइनली हार मानना पड़ता है एक चीज़ के लिए, वो कहता है कि शिनचैन शुयांग के साथ रहेगा, लेकिन सोंगलान भी शुयांग के साथ रहेगा, वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेगा। शुयांग को थकार कर उसकी शर्त भी माननी पड़ती है, और अभी वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। शुयांग ना बहुत ज़्यादा खुश था कि वो शिनचैन से इतने महीनों के बाद मिलने वाला है, उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। शुयांग जो कि अपने घर पहुंच जाता है, सोंगलान के घर, वहाँ जा करके वो शिनचैन को दिखता है जो कि किचन में काम कर रहा था। वो कहता है सोंगलान तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, तुम लंच करना चाहोगे या फिर कहीं बाहर से फिर से खा के आ रहे हो? अगर तुमने लंच नहीं किया आज तो तुम मेरे हाथ से पिटने वाले हो। ऐसा बोलकर वो कड़ची लेकर के बाहर आया था, और जब उसने शुयांग को देखा तो शिनचैन जो भागते हुए आता है और शुयांग के गले लग जाता है। उसने कहा शुयांग मैं तुम्हें कितना मिस किया ना। शुयांग जो खुद भी शिनचैन को लिप्स पर किस करता है और कहता है ओ बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बेचारा सोंगलान जो अपने सर को घुमा लेता है, ये दोनों कितने बेशरम है, उसका भाई भी कितना बेशरम है। शुयांग जो अब तिरछी निगाहों से सोंगलान को देखता है, और अब ना वो आवाज़ करते हुए शिनचैन को किस करने लगता है। उसने कहा
ओ बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई लव यू। सिंचैन जो खुद भी कहता है आई लव यू टू। तुम कब मेरे साथ रहोगे? शुयांग जिसने कहा आज से हम दोनों साथ में रहेंगे। मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली है, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। सिंचैन जिसने शुयांग के गले में हाथ डालते हुए ही कहा क्या सच में सॉन्गलैन? क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ रह सकता हूँ? सॉन्गलैन जिसने कहा रह सकते हो, पर अभी तुम दोनों दूर होगे। सॉन्गलैन जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शुयांग जो हंसने लगा उसने कहा तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, हम इतने भी लवी डबी नहीं हो रहे हैं। अगर हम दोनों इंटीमेट हो रहे होते और अगर ये सामने आ जाता तो पता नहीं इसका क्या होता। सॉन्गलैन को ना यह सुनकर ही गुस्सा आ गया। उसने शुयांग की तरफ वो बढ़ता है उसे मारने के लिए और सिंचैन सामने आ जाता है। उसने कहा हाथ भी मत लगाना। बेचारा सॉन्गलैन अपनी जगह पर ही रह गया था कि वो क्या करे यार, ये क्या चीज़ क्या है। दोनों के दोनों हमेशा उसे मिलकर इरिटेट करते हैं। असल में सिंचैन को मज़ा आता है, सॉन्गलैन को कोई तो है जो इरिटेट कर सकता है। तो जब भी शुयांग उसके साथ होता है वो एक्स्ट्रा लवी डबी हो जाता है और कभी कभी इतनी शेमलेस बातें करता है सॉन्गलैन के सामने सिंचैन कि सिंचैन बस एकदम ऐसा हो जाता है कि बस वो काटो तो खून नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ में। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करता है। उसे ये चीज़ें देख ही नहीं जाती हैं। अब उसे भी ना एक बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड चाहिए। वो कहता है मैं बहुत हो चुका है, मुझे भी कोई चाहिए अब, हाँ, ताकि मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ सकूं। शुयांग ने कहा मैं तो कब से कह रहा हूँ किसी को ढूंढ लो और उसके साथ सेटल हो जाओ ताकि मैं भी मेरे बाबे के साथ में अच्छे से रह सकूं, है ना बाबे? सिंचैन जो अपना सर हाँ में हिला देता है। इन दोनों का लवी डबी मूवमेंट देख कर ना फिर से उसे ऐसा होता है कि उल्टी आ जाएगी। सॉन्गलैन वैसा ही इशारा करता है। सिंचैन जो कहता है अगर तुमने एक बार और ऐसा कुछ किया ना, ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, इसी से मैं तुम्हारे बम पे ना इतनी बुरी तरह से मारूंगा तुम बैठ नहीं पाओगे। सॉन्गलैन जो कहता है थोड़ी शर्म कर लो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सिंचैन जिसने कहा इसलिए तो अभी तक कुछ नहीं किया है, वरना हम लोग इतने महीनों के बाद मिले हैं, क्या क्या करना स्टार्ट कर देते, है ना शुयांग? शुयांग जो खुद भी हाँ में अपना सर हिला देता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में एकदम देख रहे थे, खो गए थे। शुयांग जो सिंचैन की आंखों में दिख रहा था, सिंचैन जो शुयांग की आंखों में दिख रहा था, वो दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आ रहे थे। लेकिन अब सॉन्गलैन से देखा नहीं गया तो वो सिंचैन को खींच लेता है और कहता है जाकर अपना लंच लगाओ, मुझे भूख लगी है। सिंचैन जो कहता है हाँ कबाब में हड्डी, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। शुयांग जो खुद भी कहता है तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमसे ना एक पल की खुशी देखी नहीं जाती है मेरी। मैं इतने टाइम के बाद मेरे बेबी से मिला था, मेरा स्वीट हार्ट, मेरा क्यूटी पाई, उससे मुझे मिलने का मौका ही नहीं दिया। तभी सॉन्गलैन कहता है हाँ मेरा भाई क्यूटी पाई है और मेरा बॉस स्वीटी पाई है। ये सुनकर ना शुयांग भी हंसने लगा। उसे भी याद आया कि जियांग चेंग ने सिचेन का नाम स्वीटी पाई नाम से सेव कर रखा है। उसे याद आया तो वो हंसने लगा। यहाँ से हम सिचेन की तरफ ही चल देते हैं। सिचेन और जियांग चेंग जो अभी अंकल चिरन के साथ बैठे थे, वो लोग ना दोपहर में बैठ कर काफ़ी सारी बातें करते हैं। सिचेन आज अपने वो था ना उसका कॉलेज गया ही नहीं था, वो इतने गच्चे मार रहा है इन दिनों अपने कॉलेज में। वो इंसान, वो प्रोफेसर जो कि कभी कॉलेज बंक नहीं करता था, वो आए दिन छुट्टियां ले रहा है। हालांकि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकता, कोई करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि होता है ना कि एक शेर ने शिकार करना छोड़ा है पर वो शिकार करना भूला नहीं है, ऐसा सिचेन के साथ है। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि विंग जब वांग जी से मिलने जाएगा तो क्या वांग जी सच में पॉइजन पिएगा या फिर क्या कुछ होगा, देखते हैं ये तो नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।